नमस्कार, मैं हूं आकांक्षु ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का दिया लेखा जोखा। कोयला सेक्टर की होगी कमर्शियल माइनिंग, पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास। प्रवासियों की दिक्कतें नहीं हो रही कम। भरतपुर में एक शख्स की चिट्ठी हुई वायरल, पलायन का दर्द आया सामने। राजस्थान में कोरोना के 177 नए केस। जयपुर में हालत गंभीर, डिस्ट्रिक्ट जेल में मिले 116 पॉजिटिव। जोधपुर एम्स में बीएसएफ के 42 जवानों को मिली छुट्टी, नाच गाकर मनाई खुशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का लेखा जोखा सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोयला सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग होगी। इस सेक्टर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। 6 एयरपोर्ट्स को विकसित करने का प्लान है। पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास होगा। वहीं एयर स्पेस क्षेत्र का विकास होगा। ये अभी केवल 60% खुला है। एक मिनरल इंडेक्स बनेगा जिसमें 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। इसमें भी 50,000 करोड़ का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। साथ ही बॉक्साइट और कोयला का जॉइंट ऑक्शन होगा। पीपीपी मॉडल में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर प्रोग्राम नीलू व्यास जी जुड़ गए हैं। नीलू जी, आज जो ऐलान किया है वित्त मंत्री ने चौथी किश्त में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया था पीएम के द्वारा, इस पूरे आज के ऐलान को आप किस तरह से देखती हैं? तो आपको बता दें, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहत पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान किया। इसमें उन्होंने बताया कि कोयला सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग होगी, जबकि इस सेक्टर में जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50,000 करोड़ का आवंटन भी किया जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। प्रतीत होता है कि सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। कहते हैं ना कि राम तो रूठा ही राज भी रूठ गया। इस सत्ता प्रतिष्ठान से जनता ये उम्मीद रख रही थी कि आपदा के दौरान कुछ संबल मिलेगा, कुछ विश्वास मिलेगा, कुछ हौसला मिलेगा, लेकिन मिला क्या? सिर्फ नाउम्मीदी और एक तरह से निराशा। और ऐसा लगता है सरकार ने अब जनता को अपने हाल पर छोड़ने की कवायद शुरू कर दी है और कोविड क्राइसिस के बहाने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार का माध्यम। देश की सड़कें मजदूरों की बेबसी की दास्तां कह रही हैं और राजस्थान में भी हाल कुछ जुदा नहीं है। राजस्थान के पाली में रहने वाला एक प्रवासी मजदूर की अहमदाबाद में मौत हो गई। ये शख्स लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर से पाली लौटने के लिए पैदल ही निकला था। 8 दिन में प्रवासी मजदूर 450 किलोमीटर पैदल चला था। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां ट्रक मालिक आजकल मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने में जुटे हैं। मजदूर हर हाल में घर जाना चाहते हैं। दलाल के जरिए ट्रक मालिक मजदूरों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर है भरतपुर की, जहां एक मजदूर ने एक साइकिल चुराने के बाद चिट्ठी लिखी है उस शख्स के नाम जिसकी साइकिल उठाई गई है। भरतपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास कोई साधन नहीं है और मेरे पास एक विकलांग छोटा सा बच्चा भी है। उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री। मैं मजदूर हूं और मजबूर भी।
ये चिट्ठी नहीं, बेबसी के समंदर का वो उबाल है जो इंसान के दिल की गहराई से पश्चाताप की लहर बनकर सतह पर आ रहा है। ये एक पिता की मजबूरी की वो दास्तां है जो वो उस शख्स को सुना रहा है जिसका गुनहगार वो खुद को मानता है। ये चिट्ठी लिखने वाला एक मजदूर है, रोज पलायन करते लाखों लोगों में से एक। जिसको चिट्ठी लिखी है उसका नाम साहिब सिंह है। साहिब सिंह भरतपुर के रारह में रहते हैं। ये वो इलाका है जो यूपी के बॉर्डर से सटता है। यहां रोज सैकड़ों मजदूर यूपी जाते हैं, कुछ नंगे पैर, कुछ साइकिल पर। एक दिन उनकी साइकिल घर के बरामदे से गायब हो गई। खूब ढूंढा, साइकिल तो नहीं मिली, लेकिन अगली सुबह बरामदे में झाड़ू लगाते वक्त एक पर्चा झांक रहा था। ये वो चिट्ठी थी जिस पर आज के इस बेरहम दौर की बेबसी का दस्तावेज समाया हुआ है। 3 लाइनों की इस चिट्ठी में वो सब कुछ है जिससे इस संकट भरे समय का सारा दर्द समझा जा सकता है। एक मजबूर बाप है, एक विकलांग बेटा है, भरतपुर से बरेली तक ले जाना है। कोई और जरिया नहीं है। खुद के और दूसरे के जिंदा रहने की शर्त है एक साइकिल जिसे मजबूरी में उठाया गया है। एक मजबूर शख्स है और उसका जख्मी ईमान है। वो शर्मिंदा है अपनी मजबूरी पर, जिंदगी की बेरहमी पर। यह चिट्ठी नहीं है, बेबसी की पगडंडी है जिस पर सख्त हो चुके तलवे हजारों किलोमीटर के सफर पर निकलते हैं। कईयों को तो यह भी नहीं पता कि घर की चौहद्दी तक सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये चिट्ठी नहीं, आईना है जिसमें सरकारें अपनी नाकामियों का अक्स देख सकती हैं। हजारों किलोमीटर की यात्राएं कैसे कैसे भूखे पेट और फटे तलवों के सहारे पूरी हो रही है। इस चिट्ठी में अगर कोई देखना चाहे तो हर मजदूर की बेबसी देख सकता है। वो सच देख सकता है जिसे हर कोई जैसे बस देखने के लिए अपशब्द है। क्योंकि सड़क पर चलते लोगों के इन झुंड में से हर शख्स मजदूर भी है और मजबूर भी। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कविता श्रीवास्तव जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कविता जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2 मांगे मजदूरों की है। एक, उनको राशन चाहिए क्योंकि मजदूर भूखा है। दूसरा ये कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। क्या प्रशासन देखना नहीं चाहता ये, या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? प्रशासन बिल्कुल देखना नहीं चाहता है। मैं क्या बोलूं, इतना क्रूर, कहीं ना कहीं लोकतंत्र एकदम खत्म हो गया है। हम कहेंगे अनुच्छेद 14 खत्म हो चुका है। ऐसी गैर बराबरी, किसी को इतनी मजबूरी पे छोड़ देना, ये ऐसे दिन हमने कभी नहीं सोचे थे हमारे सामने आएंगे। और जो कोर्ट्स हैं जो एक तरीके से कार्यपालिका की जितनी भी लापरवाही है, अनियमितताएं हैं, अनदेखी है, उसके ऊपर कानूनी क्षेत्र के अंदर उनको बताना है, दिखाना है, वो भी एकदम कार्यपालिका के सोच की हो गई है। वो एकदम ही अपने आप को उसने सबऑर्डिनेट कर दिया है। तो इस वक्त की जो मजबूरी है, हम ये कहेंगे कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। लोगों के आंखों का पानी एकदम सूख चुका है। हमारा दिल बहुत दर्द कर रहा है इस वक्त कि इतनी नाइंसाफी का वक्त हमारे सामने आएगा। जो मजबूरी एक प्रवासी मजदूर की घर लौटने की, जब तक वो हमारे शहरों में थे तब भी हमने उनको नहीं देखा। हमने तब उनका केवल इस्तेमाल देखा, तब उनका चेहरा नहीं देखा, तब हमने जानने की कोशिश नहीं की वो कौन है। और आज जब वो जा रहे हैं, हम अपने घर से बाहर भी झांकना नहीं चाहते। हमने अपने आप को कैद कर दिया, अपनी इंसानियत को कैद कर दिया। जी,
कविता जी, जिस तरह से आंकड़े मजदूरों की मौत के बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन आखिर कुछ करता क्यों नजर नहीं आ रहा है? आज की घटना ले लीजिए, औरैया की हो, 24 मजदूरों की मौत हो गई। गुना में, मध्य प्रदेश में 6 मजदूरों की मौत हो गई। उसके अलावा पाली आ रहे 1 मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा करता नजर क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, कल तक का हम लोग एक ग्रुप है जो ये आंकड़ा इकट्ठा कर रहा है, तो करीब 350 तो कल तक ही हो चुके थे। वो लोग जो मारे गए हैं, भूख से मरे हैं या एक्सीडेंट से मर रहे हैं, या इस तरीके की जो अभी ये जो 24 लोग मारे गए औरैया में, उसे तो आंकड़ा और उछलेगा। ये तो वो है जो अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए युवा लोग हमारे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा होंगे जो लिस्टेड ही नहीं है, जो इसके कारण हो। मैंने जो अभी बात कही कि एक तरीके से लोकतंत्र में ये लगभग कुछ 10 करोड़ लोगों को छोड़ चुके हैं सरकार, उनकी तरफ देखना ही नहीं है। जो इस वक्त पैदल चल के आ रहे, वो अपने पाँव के भरोसे पर क्यों लौट रहे हैं? क्यों सरकार की तरफ नहीं देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उनके साथ इतना धोखा किया, 1.5-2 महीने तक। क्या वो चू भी किया उन्होंने? आपने 29 तारीख को रोका, हम लोग इतने कैंप में गए, सरकार जो है वो देखना नहीं चाहती, और जो मजदूर है वो मजबूर है, और मजबूरी में वो पलायन कर रहा है, चाहे वो पैदल हो, साइकिल से हो, या फिर कंटेनर्स में ठूस ठूस के भरा हो। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान के पाली के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की अहमदाबाद में मौत हो गई है। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर से पाली लौटने के लिए पैदल ही निकला था। 8 दिन में प्रवासी मजदूर 450 किलोमीटर पैदल चला था। अहमदाबाद पहुंचते ही इस युवक की हालत बिगड़ गई। उसके साथ चल रहे लोग इलाज के लिए उसे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान ही इस युवक की मौत हो गई। प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का हर कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह आंध्र प्रदेश से जयपुर आए 36 प्रवासियों से 4-4 हजार रुपए वसूले गए। तो ऐसे ही हालात उन प्रवासियों के साथ दिखे जिनकी मजबूरी का ट्रक मालिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में बिहार और यूपी के कई प्रवासी मजदूर फंसे हैं और वे घर जाना चाहते हैं। ऐसे में दलाल के जरिए ट्रक मालिक मजदूरों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। हमारे साथ जनहित मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मुकेश गोस्वामी जी जुड़ गए। मुकेश जी, मजदूरों के जो हालात फिलहाल देश में हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और सरकार ने कहा पहले कि ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनों में उनसे किराया वसूला गया, और अब जो मजदूर पैदल जाने को मजबूर हैं उनसे भी ये ट्रक मालिक या जो दूसरे साधन वाले हैं वो उनसे पैसा वसूल रहे हैं। देखिए, क्या है कि मजदूरों में अभी एक बड़ा भय बना हुआ है कि 17 तारीख तक जो थोड़ा बहुत छूट मिला है उनको जाने के लिए, उसके बाद ये अफवाह भी चल रहा है उनके बीच कि 18 तारीख से कोई कहीं बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा, आ जा नहीं पाएंगे, तो उनमें भय बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से क्या कहें, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कि प्रवासी मजदूरों के लिए विश्व का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत के पास, लेकिन उतनी ट्रेनें नहीं लगाई राज्यों में कि कहीं भी मजदूर जाना चाहते हैं एक शहर में, आज मान लीजिए बिहार के लिए 10 ट्रेन लगेंगी, कल यूपी के लिए 20 ट्रेन लगेंगी, उस तरीके से करते, क्योंकि उनका भरोसा बिल्कुल टूट गया है। वो भरोसा ही नहीं है कि सरकार भेजेगी भी, और सरकारों के पास कोई इंतजाम भी नहीं है। ट्रेन भी मिल रही हैं राजस्थान में, केंद्र सरकार कहती है बहुत ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ मिलती नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, जैसे तैसे करके निकल रहे हैं लोग। तो बेसिकली क्या है कि उनको जो भी साधन मिल जाए, जैसे भी संसाधन मिल जाए, कई सारे लोग हमको मिले हैं जिन्होंने मोबाइल बेचे हैं, जिन्होंने गाड़ियां, जो भी उनके पास साधन था, जैसे तैसे करके वो अपने घर मिलना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। ये जो स्थितियां बनी है, तो वो बात सही है कि कई सारे जो ट्रक हैं जो यूपी और बिहार जाने के लिए खड़े रहते हैं कई सारे रोड पे, और उससे पहले कई सारे दलाल भी उनके साथ सौदेबाजी करते हैं कि कितने में ये पैसे में लोगों को ले जाएंगे।
तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि रात के टाइम पे है। राजस्थान में वैसे राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोडवेज की बसें बॉर्डर तक के लिए लगाई हैं दिन के समय में। रात के समय में इसलिए नहीं लगाई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल तक, मुझे पता नहीं आज लेकिन तक क्या फिर भी एक्ट किया, मुकेश लेकिन जी, कल तक वो जो ले नहीं जा रहे थे। मजदूर है उनकी मजबूरी का फायदा ये ट्रक मालिक या जो वो प्राइवेट बस चालक है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सरकार ने कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने औरैया में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उनके दिल में मृतकों के परिवार वालों के लिए बेहद संवेदना है। स्वराज राजस्थान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। कोरोना का कहर अब जेल तक जा पहुंचा है। आज डिस्ट्रिक्ट जेल में एक दिन में करीब 116 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट जेल में और जयपुर सेंट्रल जेल से अब तक 125 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। इन लोगों में कैदियों के अलावा जेल स्टाफ भी शामिल हैं। इतने मरीज मिलने के बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन ने 2 दिन के दौरान 850 से भी ज़्यादा बंदियों और स्टाफ की जाँच करा ली है। अब और बाकी बचे हुए कैदियों और स्टाफ की जांच कराने की तैयारी की जा रही है। उधर राजस्थान में शनिवार को 177 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से जयपुर में ही जिला जेल के 116 कैदी समेत 122 मरीज मिले हैं। इनके अलावा डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, जोधपुर और भीलवाड़ा में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, अजमेर में 4, सिरोही में 2, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, पाली, सीकर, कोटा, झुंझुनू और भरतपुर में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। तो पूरे राज्य में कोरोना के 177 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिनमें डूंगरपुर में 21 केस आज कोरोना के सामने आए। वहीं उदयपुर में 9 केसेस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। आपको बता दें राजस्थान में एक दिन में आज 177 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी आज 6 केसेस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद संक्रमण
यहाँ नहीं रुक रहा। भीलवाड़ा में 6 नए कोरोना के केसेस आज देखने को मिले। वहीं अजमेर में 4, डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9 केसेस, अजमेर में 4 केसेस कोरोना के आज सामने आए हैं। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना को लेकर संजीदगी से कदम उठा रही है सरकार। पर्याप्त ओपीडी वैन और हो तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 120 मोबाइल ओपीडी वैन इन्हीं जिलों के लिए, 6 जिलों के लिए और विभाग द्वारा चलाई जाए। 430 पहले की और 120 ये, करीब 550 मोबाइल ओपीडी वैन हो जाएगी जो पूरे प्रदेश में चल रही है। और ये जो जिले जहां पर प्रेशर रहेगा हमारे प्रवासी राजस्थानियों के आने का या माइग्रेंट लेबर्स के आने का, उन जिलों में विशेष तौर से 20-20 मोबाइल ओपीडी वैन एक जिले में, तो 6 जिलों में 120 ओपीडी वैन और चलेगी तो आम आदमी को सुविधा मिलेगी। होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स, ये 4 चैन हमारे राजस्थान में हर जगह अगर सुचारू रूप से चलेगी तो चाहे कितने भी लोग प्रदेश में आ जाएं, संक्रमण से हमारे प्रदेश को हम बचा पाएंगे। ये सोच के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरा विभाग काम कर रहा है और इसके लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो एसीएस हैं श्रीमती विनू गुप्ता जी, उनको प्रभारी बना के और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट लेवल पे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और युद्ध स्तर पे क्वारंटाइन के मामले में राजस्थान में काम हो रहा है। भीलवाड़ा में एक बार फिर 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें रायपुर में 3, करेड़ा, सहाड़ा और मांडल में 1 कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 49 पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले 5 दिनों से यहां कोई नया केस सामने नहीं आया था। वहीं भीलवाड़ा में अब तक मिले केसों में से 38 रिकवर हो चुके हैं, जिनमें से 36 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। फिलहाल यहां 9 एक्टिव केस ही बचे हैं। उधर जोधपुर एम्स से बीएसएफ के 42 जवानों को छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जवानों ने डांस किया, साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली से लौटे बीएसएफ के 42 जवान कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। आइए अब देखते हैं खबरें दोहरारी, यानी फटाफट खबरें। कोरोना के संकट में कोरोना वॉरियर्स भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस सभी की तरह रेडियोग्राफर भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कोरोना मरीजों का एक्सरे, ईसीजी करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर होती है। में काफ़ी सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, पर हमेशा ये दिमाग में रहा भाई मरीजों के हित के लिए हमें काम करना है, इनको स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। तो एक्सरे एक बहुत ही ज़रूरी निदान है, जिससे उनके निमोनिया जो है या उनके जो लंग्स की पोजीशन है वो उससे पता चल जाती है। तो पीपीई किट में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, जिसमें आप 12 घंटे बिना खाए पिए और यूरिनल वगैरह भी नहीं जा सकते हैं। बीकानेर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट परियोजना की 4 सालों की कार्य योजना को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में अधिकारियों के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी शिरकत की। भाटी ने बताया कि इस 20 करोड़ की कार्य योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क वगैरह पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र के पैकेज में गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला है। पैकेज के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ है। ये पैकेज महज आंकड़ों का मायाजाल है। राजस्थान के झालावाड़ में धागा फैक्ट्री की कैंटीन में एक महिला श्रमिक के साथ बदतमीजी भारी पड़ गई। एक श्रमिक पर महिला श्रमिक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद उसकी दोस्त ने मनचले श्रमिक की पिटाई कर दी।
शहीद राजेश बिश्नोई का पार्थिव शरीर 2 दिन बाद जोधपुर जिले के गांव फीच पहुंचा। पैतृक गांव पहुंचने के बाद शहीद बिश्नोई का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आर्मी की कोर 505 बटालियन में तैनात राजेश अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। ड्यूटी के दौरान उनकी गाड़ी तवांग पहाड़ी से करीब 900 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। बीजेपी नेता सुभाष पूनिया ने झुंझुनू में क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। झुंझुनू में पचेरी के सेंटर का दौरा किया, लेकिन यह हालात बद से बदतर मिले। करीब आधे से पौन घंटे तक विधायक पूनिया इस सेंटर पर रही, लेकिन उन्हें मेडिकल विभाग का एक भी कार्मिक नजर नहीं आया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मुखौल उड़ा हुआ मिला। वहीं गंदगी के भी चारों तरफ ढेर लगे हुए थे। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश भर में प्रवासी अपने सरकार द्वारा ट्रेनें और बस के द्वारा उन्हें घर भेज रहे हैं ताकि वो अपने घर जा सके, तो कहीं लोग पैदल ही निकल पड़े। इसी के चलते पाली विधायक ज्ञानचंद पारखा द्वारा पाली से अयोध्या जाने के लिए 50 से भी ज्यादा लोगों को बस करवाकर उनके घर भेजा गया। टिड्डी दल जालौर में प्रवेश कर गया है, जिसके बाद से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। किसान अपने स्तर पर फसल को बचाने के लिए कई तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं किसानों की फसलों पर टिड्डी दल का हमला जारी है। वहीं रविवार को बारिश ने भी किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान स्टेट एड सोसाइटी कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।